नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश मिश्रा अयोध्या से आप सबका रेस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है टेट एग्जाम से रिलेटेड 1885 कांग्रेस अधिवेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1885 कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन 1885 से लेकर के 1940 तक हुआ था। 1885 से लेकर के 1940 तक, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बॉम्बे में। इसके संस्थापक एओ ह्यूम माने जाते हैं। आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द को इसमें जोड़ा था। स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लेकिन एक बात और ज्यादा जानना जरूरी है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे, तो आपका कोई भी मुगल सम्राट नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड जफर को अंग्रेजों के द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अर्थात भारत में दिल्ली पर अंग्रेजों का यानी ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, चलिए यहां तक रखते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। पहला कांग्रेस अधिवेशन 1885। पहला कांग्रेस अधिवेशन स्थान कहाँ पे हुआ था आयोजित? तो आपका रहेगा गोपाल दास तेजपाल संस्कृत मठ या विद्यालय में। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका बंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष आपके हो जाएंगे WC बनर्जी, या हम कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए इसको अच्छे समझ लेते हैं। अगर आपसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछेगा, पहला कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ? उत्तर हो जाएगा 1885। 1885 में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा गोपाल दास तेजपाल संस्कृत मठ में या फिर बंबई में। 1885 में पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? उत्तर हो जाएगा पहला कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत हाउस में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1885। ठीक है, इसमें और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कुल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें कुल 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। यह अधिवेशन पहले पुणे में होने वाला था। पुणे में
होने वाला था, लेकिन वहां पे हैजा रोग फैल जाने के कारण इस अधिवेशन को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, कहां पे, बंबई में। तो आप ये कह सकते हैं कि हैजा रोग के कारण इसे बंबई में कर दिया गया। बंबई में कर दिया गया। ये पहला कांग्रेस अधिवेशन है। महत्वपूर्ण बिंदु इतने हैं। 1885 में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत हाउस में। पहला कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 72 लोगों ने। पहले कांग्रेस अधिवेशन जो गोपाल दास तेजपाल संस्कृत हाउस में या मठ में या विद्यालय में आयोजित हुआ, वह पहले कहाँ होने वाला था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसे हटाते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा अधिवेशन जो महत्वपूर्ण है। ये वो आयोजित हुआ है 1886। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। स्थान तो हो जाएगा कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक खास बात है, वो आपको जानना होगा। दादा भाई नौरोजी को देश की आशा, वायोवृद्ध पुरुष, ग्लैडस्टोन मैन आदि उपाधियों से नवाजा गया है। ग्लैडस्टोन मैन पेट में पूछा जा चुका है, 2021 में पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक बात और भी है। इन्होंने ही सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अर्थात बताया था। ये भी पेट 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है, धन के निष्कासन सिद्धांत का सबका प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है, इनकी एक पुस्तक है जो आपको याद करना है। ये सिविल में भी पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी। वो क्या है? पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 1901 में पब्लिश हुई है। डेट ये पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उत्तर दादा भाई नौरोजी होगा। पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ या कब पब्लिश की गई? तो 1901 होगा। इसमें एक और खास बात जान लीजिए, इस अधिवेशन में इसमें कुल 434 लोगों ने हिस्सा लिया है। कुल कितने लोग हैं? 434। पहले में 72, दूसरे में 434। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद तीसरा कांग्रेस अधिवेशन। अठारह सौ छियासी के बाद 87। यह है आपका तीसरा कांग्रेस अधिवेशन। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन
इसमें क्या खास बात है, पहले तो इसका स्थान हम लिख लेते हैं कहाँ पे आयोजित हुआ। तो ये आपका आयोजित हुआ है मद्रास में, साउथ में होने वाला पहला अधिवेशन। इसके बाद जो खास बात है वो है अध्यक्ष, अर्थात तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बारे में आप थोड़ा सा और इनके बारे में समझ लीजिए। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में या कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठने वाले पहले मुस्लिम कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, मद्रास में हुआ। खास बात क्या है जो महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप जान लीजिए। इसमें कुल 607 लोगों ने हिस्सा लिया था, 607 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जो खास बात है, यह पहला अधिवेशन है यह पहला अधिवेशन है जिसमें क्षेत्रीय भाषा तमिल में भाषण दिया गया। तमिल में भाषण दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। यह पहला अधिवेशन है जिसमें क्षेत्रीय भाषा तमिल में भाषण दिया गया, इस बात को अच्छे से याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया, 607। तीसरा पॉइंट क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये भी ध्यान में रखना है। आगे इस अधिवेशन के बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अधिवेशन के बाद भारत के वायसराय के द्वारा गार्डन पार्टी का आयोजन किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, उत्तर मद्रास हो जाएगा। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, उत्तर 1887 हो जाएगा। 1887 में तीसरा कांग्रेस अधिवेशन के कहाँ आयोजित हुआ, मद्रास हो जाएगा, ठीक है। तीसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें कुल 607 लोगों ने हिस्सा लिया, उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा। तीसरे कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया, उत्तर 607 हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें पहली बार क्षेत्रीय भाषा तमिल में भाषण दिया गया, उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए करते हैं, महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे, जो सब इंपॉर्टेंट्स हैं वही पढ़ना है, बाकी हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड हैं हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। चौथा कांग्रेस अधिवेशन या फोर्थ कांग्रेस सेशन है, जो आप कह लीजिए चौथा कांग्रेस अधिवेशन, स्थान इलाहाबाद, ब्रैकेट में प्रयागराज, और प्रयागराज में कहा, तो आप कह सकते हैं दरभंगा कॉलोनी। एक दरभंगा बिहार में है, नहीं समस्या हो जाएगी, ठीक है, बिहार वाला नहीं समझना है। इसके बाद अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्ज यूले हैं। इसमें सिर्फ एक लाइन यही महत्वपूर्ण है जॉर्ज यूले के बारे में। इनको हम कह सकते हैं प्रथम यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष। इसमें कुल कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, तो इसमें जो है
कुल 1248 लोगों ने हिस्सा लिया। 1248 लोगों ने हिस्सा लिया था। 1248 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये महत्वपूर्ण है सिर्फ जॉर्ज यूले के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है भाई भारत कांग्रेस अधिवेशन के पहले यूरोपीय या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब कांग्रेस अधिवेशन में थोड़ा सा स्किप करते हैं जो महत्वपूर्ण है, लगाएंगे 1890 और ये लिखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन, और इसमें अध्यक्ष जो रहेंगे वो फिरोज शाह मेहता होंगे, फिरोज शाह मेहता होंगे। इसमें एक क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनता है, वो ये है भारत की पहली महिला स्नातक, हु इज फर्स्ट ग्रेजुएट लेडी। ठीक है, आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली महिला स्नातक किस कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा ली थी, तो उत्तर आपका कलकत्ता हो जाएगा। कौन थी, तो इसमें आप लिख सकते हैं भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने, कादम्बनी गांगुली ने हिस्सा लिया था। कादम्बनी गांगुली ने हिस्सा लिया था, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, 1890 के बाद लगा लेते हैं 1896। ये कांग्रेस अधिवेशन आपका कब आयोजित हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में। ये भी कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में रहेगा, कलकत्ता अधिवेशन। सबसे ज्यादा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ है, कलकत्ता में ही हुआ। अध्यक्ष इसके कौन है, अध्यक्ष रहमतुल्लाह साहनी, रहमतुल्लाह साहनी इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत का ये पहला कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेट किसने किया था, उसका उत्तर था अरविंदो घोष। तो इसमें हम लिख लेंगे यह पहला अधिवेशन है, यह पहला अधिवेशन है जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, एक बात तो आप जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का या वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर क्या निकल के आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक उपन्यास है, कौन सी, आनंद मठ, आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और दो बात और समझ लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का या भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किसने गाया था, तो किसने गाया था, तो किसने गाने में आपका उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये राइटर है। जरूरी नहीं कि जो गाना लिखे वही गाए। ठीक है, राइटर अलग है, सिंगर अलग है, कंपोजर अलग है। तो गाना किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया। कब गया, 1896। कहाँ गया, कलकत्ता अधिवेशन में। एक और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा वो आपका ये रहेगा कि सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेट किसने किया था, किसका, वंदे मातरम का, वंदे मातरम का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट, अनुवाद किसने किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में ये है क्वेश्चन, तो आपका उत्तर हो जाएगा अरविंदो घोष, अरविंदो घोष जी ने इसे सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, 1896 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
गाया गया है। गाने का टाइम जो है आप जानते हैं 65 सेकंड है। कितना है? 65 सेकंड है। गाने की अवधि क्या है? 65 सेकंड है। ठीक है। किसने गाया? तो आपका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। कब गाया गया? 1896 में। किसकी अध्यक्षता में गाया गया? रहमतुल्लाह साहनी की अध्यक्षता में गाया गया। निम्नलिखित में से वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? फिर से समझ लीजिए, वही उत्तर कलकत्ता ही रहेगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ट्रांसलेट किसने किया? फिर वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्या? अरविंदो घोष। सर्वप्रथम वंदे मातरम को किसने गाया था? फिर आपका वही उत्तर हो जाएगा जो होना चाहिए, जो हमने पहले ही लिख दिया है बोर्ड पर, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? उत्तर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास में इसका जिक्र मिलता है या पाया गया, लिखा गया? तो आपका उत्तर आनंद मठ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला जो महत्वपूर्ण है वो है 1901 का कांग्रेस अधिवेशन। ये भी आपका हुआ है कलकत्ता में। ये है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में 15 अधिवेशन हुए। इतने अधिवेशन हो गए कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ईयर कौन सा है, कलकत्ता कौन सा है। ठीक है। अध्यक्ष में जो है वह है दिनसा एडुलची, दिनसा एडुलची वाचा। कहीं कहीं पे दिनसा वाचा ही मिल जाता है। ठीक है। पूरा नाम ये है आपका दिनसा एडुलची वाचा। कहीं कहीं पे आपको दिनसा वाचा मिलेगा। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, वो ये है कि ये पहला अधिवेशन है जिसमें ये पहला अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। हो सकता है ये बात पूछे, नहीं तो हो सकता है ये बात पूछ लेगा कि वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें सर्वप्रथम गांधी जी स्टेज पर दिखाई दिए थे या दिखाई पड़े थे। तो आपका उत्तर ये भी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हिस्सा लेना ही आ जाए। तो आपका सबसे पहली बार स्टेज पर ये गए थे, यहाँ पे दिखाई दिए थे। तो लोगों के दिमाग में हो रहा होगा कि 1901 में गांधी जी यहाँ क्या कर रहे थे। तो आपको जानना चाहिए कि 1901 में गांधी जी इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने के बाद वो भारत वापस आ गए थे। लेकिन पुनः जब कॉलिंग हुआ तो भारत से फिर चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है। 6 महीने के लिए आसपास वो आए हुए थे। चलिए 1901 आपका हो गया। 1901 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेट 2022 में था शायद, 1905 बनारस अधिवेशन। इसके पीछे की हिस्ट्री बड़ी लंबी है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है। इन्हें हम जीके गोखले भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में जीके गोखले ऑप्शन में मिलेगा, तो वही रहेगा, समझना है बस। ठीक है। अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। क्लियर? 1905 में एक बात आप और अच्छे समझ रहे होंगे, वो क्या है? क्योंकि ये वही ईयर है जब बंगाल का विभाजन होगा। बंगाल का विभाजन होगा। अपर अधीनस्थ में ये प्रश्न पूछा गया है। वो प्रश्न क्या है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसमें दो ऑप्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण है। एक है 19 जुलाई 1905 और एक ऑप्शन आपका है 16 अक्टूबर 1905। तो बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट, घोषणा जो हुआ है 19 जुलाई 1905 को हुआ है और बंगाल विभाजन कब किया गया है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन को बंगाल विभाजन हुआ या प्रभावी हुआ, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। और बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट क्या है? तो 19 जुलाई 1905।
ये 19 जुलाई 1905 आपको समझना पड़ेगा। 1905 था तो इसको हमने शॉर्टकट में ऐसे ही बता दिया। बाकी 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो पहले कलकत्ता में ही होने वाला था, लेकिन जब बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल में शोक की लहर हो गई, वहां पे राखी दिवस मनाया जाने लगा। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जब राखी दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को घोषित किया गया, तो इस शोक की घड़ी की वजह से 1905 का अधिवेशन कहां कर दिया गया? बनारस में शिफ्ट कर दिया गया। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। इसमें की एक मार्मिक कहानी हम जानते हैं, वो कहानी क्या है तो बच्चे समझते हैं। ये पहला अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? आपने एक नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक, ये महत्वपूर्ण नाम है। इनके साथ दो नाम और जुड़ा हुआ मिलता है, एक है लाला लजपत राय और एक है बिपिन चंद्र, जिसे हम कहते हैं लाल बाल बिपिन चंद्र। ये दो नाम इनके साथ हो, ये तीनों व्यक्ति गरम मिजाज के हैं। गरम मिजाज का मतलब अगर कोई बात से नहीं बनेगी तो लाठी से बनेगी। अर्थात कहावत तो सुने होगी, सॉरी कहावत क्या है, दोहा है, रामचरितमानस में मिलता है कि विनय न मानत जलद चढ़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयविन होत न प्रीत। ये इन लोगों का फार्मूला था। लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक को 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेसियों ने देखा कि ये लोग गरम मिजाज के हैं, इसीलिए उनके जगह पे गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष चुन दिया। अच्छी बात है, बाल गंगाधर तिलक कुछ नहीं बोले, ठीक है भाई चलिए इस बार इन्हीं को बना देते हैं। क्यों? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इसमें क्या क्या खास बात है, पहले तो हम ये देखेंगे, ये पहला अधिवेशन है, यह पहला अधिवेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहला अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद शुरू हो गया। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आएगा कि इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण है। इंडियन सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपने नाम सुना होगा, वो यही है, भारत सेवक समाज। ठीक है, किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किया? 1905 में। एक चीज और समझ लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के कौन से गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे, यानी पॉलिटिकल टीचर जिसे कहा जाता है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु थे। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु भी यही समझ लेते हैं। जब आया है तो टॉपिक देख लेते हैं भाई, है कि नहीं। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? आध्यात्मिक गुरु। एक चीज और समझ लेते हैं, जब देख रहे हैं तो एक चीज और देख लें, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे, तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, वो यमजी रनाडे थे। कौन थे?
रानाडे थे, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है महावीर गोविंद रानाडे। क्या कहा जाएगा? महावीर गोविंद रानाडे, महावीर गोविंद रानाडे। एक चीज और समझ लें, एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है? एमजी रानाडे को क्या कहा जाता है? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। सुकरात कौन थे? तो एक दार्शनिक। कौन थे? एक दार्शनिक। ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। महावीर गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सुकरात कौन थे? एक दार्शनिक थे। एमजी रानाडे किसके अध्यात्म राजनीतिक गुरु थे? तो एमजी रानाडे किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के थे। गोपाल कृष्ण किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कहां पे किए? बनारस में। बनारस कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित हुआ? 1905 में। 1905 का बनारस कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? या 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। इतने पॉइंट्स इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है, बता दें इसे। चलो 5 के बाद 6 एक चीज विशेष ध्यान देना है। ये पहला अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद शुरू होगा, और अध्यक्ष पद को लेकर के इस तरह से विवाद होगा कि 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो जाएगा, क्योंकि लाला लजपत राय की बात को कांग्रेसियों ने खारिज कर दिया, उनकी बात को सम्मान नहीं दिया, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया। किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाते रहे। एक बात और जानना है, बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे संपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन में कहीं भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन से नेता या व्यक्ति हैं जो कांग्रेस अधिवेशन के कभी अध्यक्ष नहीं बने? उत्तर बाल गंगाधर तिलक होगा, ठीक है। चलिए अगला लगा लीजिए 1906। ये रहेगा आपका कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 6 का अधिवेशन कलकत्ता में होगा। अध्यक्ष कौन बनेंगे यहाँ पे? तो दादा भाई नौरोजी पुनः फिर बन गए। जैसे ही लाला जी ने कहा कि भैया 5 में तो आप हमें नहीं बनाए, अब 6 में बना दो, तो 6 में ना बना करके किसको बना दिए? दादा भाई नौरोजी को। सबसे वृद्ध व्यक्ति, वयोवृद्ध पुरुष, देश की आशा, ग्लैड स्टोन में। अब ऐसे व्यक्ति के सामने बाल गंगाधर तिलक क्या करते? कुछ कह ही नहीं सकते थे, है नहीं? क्यों? क्योंकि कांग्रेसियों ने चाल चली थी भाई, राजनीति यही कहते हैं। आगे देखिए, यह पहला अधिवेशन है, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं पहले। यह पहला अधिवेशन है जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, महत्वपूर्ण है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान देना ये है कि जरूरी नहीं है कि स्वराज शब्द भारत में पहली बार आया है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग और इससे पहले हुआ है। किसी अधिवेशन में कब हुआ है? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ है। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश में। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द का प्रयोग है। उसमें कहा गया है कि अंग्रेजी हुकूमत चाहे जितनी लाख गुनी अच्छी हो, लेकिन स्वराज उससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। ये कहां पे मिला है? हमें सत्यार्थ प्रकाश में मिला है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल क्या होती है? पवित्र पुस्तक है। आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। देखो
आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आर्य समाज के संस्थापक, अभी पिछली बार पेट में पूछा गया था, अभी जल्दी में 27 और 26 जून का जो पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी, उसमें भी शायद एक क्वेश्चन था, हमने देखा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ये भी पूछा गया है, इन्होंने एक नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। ये किसने कहा है? अध्यात्म की ओर अगर ले जाने का काम किसी ने किया है तो वो इन्होंने ही किया है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। क्लियर होगी बात? और देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है, और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है भाई। पहला अधिवेशन जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। एक चीज और देखते हैं, देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में, निजी सचिव के रूप में, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, निजी सचिव के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किया गया या नियुक्त किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। क्यों? क्योंकि दादा भाई नौरोजी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण उनके भाषण को, स्पीच को, दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में भाषण नहीं पढ़ा है। इस बात को अच्छे से समझना। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भाषण नहीं पढ़ा है। उस भाषण को किसने पढ़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल सिक्योरिटी के स्थान पे थे। ठीक है, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग मिला है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उनकी पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे लगाते हैं। 1906 के बाद 7, आज के टॉपिक में कांग्रेस सेशन खत्म हुआ, जो महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष रास बिहारी बोस, ये इसके अध्यक्ष बने। रास बिहारी बोस जैसे ही इसमें अध्यक्ष बने, फिरोज शाह मेहता ने जैसे इनके नाम का अनाउंसमेंट किया, भाई लाला जी को ये बात रास नहीं आई थी। ठीक है, ऐसे ही याद करना है, रास बिहारी बोस और लाला जी को ये बात रास नहीं आई, इसीलिए इस अधिवेशन में लाला जी ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक के अध्यक्ष न बनने पर, अध्यक्ष न बनने पर मारपीट किया। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो दूसरी भाषा में जो आजकल फेमस है, वो कौन सी भाषा है भैया? बवाल हो गया। ठीक है, ये वही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेसियों के बीच बवाल हो गया, अर्थात कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल के रूप में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया गरम मिजाज के लोग एक तरफ हो गए और नरम मिजाज के लोग एक तरफ हो गए। जो मारपीट में विश्वास रखते थे वो गरम दल में चले गए, जो सहमी बातों में विश्वास रखते थे वो नरम दल के रूप में हो गए। इसमें लाला जी ने फिरोज शाह मेहता, क्योंकि फिरोज शाह मेहता ने ही रास बिहारी बोस का नाम अनाउंसमेंट किया था, फिरोज शाह मेहता को और रास बिहारी बोस को अच्छी सेवा की। ठीक है, अब आप समझ लीजिए क्या हुआ था, अच्छी सेवा किए हैं, जिसे कहते हैं सेवा होना। चलिए 1907 का सूरत अधिवेशन। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल के रूप में हो गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था, कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। क्लियर होगी ना? चलिए 7 के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है 1911।
1911 का अधिवेशन, 1911 सबसे महत्वपूर्ण भैया, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि इसमें भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम नहीं बल्कि सॉरी, इसमें भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था, ठीक है। और 1896 वाले में वंदे मातरम गाया गया, इसमें जनगण मन गाया गया। ये कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ। एक चीज और अच्छे समझना है, 1911 में ही दिल्ली दरबार भी लगा है, ठीक है। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं पंडित बिशन नारायण धर। इसके अध्यक्ष हैं पंडित बिशन नहीं, शिव नारायण धर होगा, सॉरी, इसमें शिव नारायण धर होगा, ठीक है, क्लियर हो गई। पंडित शिव नारायण धर होगा, बिशन शब्द भी अच्छा नहीं लगा तो ईसाई क्रिश्चियन लग रहा है, पंडित शिव नारायण धर होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह पहला अधिवेशन है जिसमें भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया, जनगण मन गाया गया। एक चीज और समझ लीजिए, जनगण मन का प्रकाशन तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ, तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था, तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि राष्ट्रगान जनगण मन के लेखक या रचयिता कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पे मिला था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में मिला। तत्वबोधिनी पत्रिका में मिला तो वो भी भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से मिला था, भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से। यानी जो टॉप का टॉप था, यानी इस राष्ट्रगान का जो शीर्षक था एकदम टॉप पे जो लिखा था, उस पे लिखा था भारत भाग्य विधाता और नीचे से लिखा था जनगण मन अधिनायक जय हे। एक चीज और जान लीजिए जनगण मन के बारे में, जब राष्ट्रगान जनगण मन का रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन किया गया, तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन किया गया, तो ये 5 अध्याय में था। इसके लेसन्स कितने थे या पार्ट कितने थे? 5 अध्याय। हम जो गाते हैं 1 अध्याय सिर्फ गाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ जो राष्ट्रीय रूप में है वो सिर्फ पहला अध्याय है। एक बात और इसमें समझ लीजिए, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के पहले अध्याय में मात्र 13 पंक्ति है। ये एग्जाम में पूछा गया, लोगों को याद ही नहीं था, गिन करके पढ़ करके याद कर लेते तब भी हो जाता, ठीक है, कि कितनी पंक्तियां हैं। अर्थात हम जनगण मन अधिनायक जय हे से जय हे जय हे जय हे जय हे तक जितना हम बोलते हैं उसमें कुल 13 पंक्तियां हैं और इस 13 पंक्ति को एक अध्याय कहा जाता है। ऐसे ही कुल मिलाकर के 5 अध्याय है, या फिर हम कह सकते हैं कि 65 पंक्तियां हैं, 65 पंक्तियां हैं। इसे गाने की जो निर्धारित यानी कि फिक्स समय सीमा जो रखी गई है, निर्धारित समय, वो क्या रखा गया है? 52 सेकंड, ठीक है। इसमें और भी 2-3 चीजें हैं। अगर निर्धारित समय पूछेगा तब उत्तर 52 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें अधिकतम भी है, अधिकतम जो समय सीमा रखा गया है, अधिकतम समय सीमा जो रखा है वो 60 सेकंड के आसपास है, ठीक है। कितना? 60 सेकंड रखा है। ये बॉर्डर पर लगे सिपाहियों के लिए है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए है, ठीक, और दिव्यांगजनों के लिए है, जो जिनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, अगर वो उनके लिए अगर रखा जाएगा तो 52 सेकंड में अगर नहीं पढ़ पा रहे तो उनके लिए इतना कर दिया गया है, ठीक है। भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इसके रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 65। पहले अध्याय में कितनी है? 13। हमारा राष्ट्रगान कितनी पंक्ति का है? तो 13 पंक्ति का। कितने अध्याय का है? तो 1 अध्याय का है। क्लियर होगी बात? इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो भी उत्तर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भारत के राष्ट्रगान जनगण मन का किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया,
ये इसमें रखा गया था, ये इसका शीर्षक रखा गया है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक शीर्षक से भारत का राष्ट्रगान जनगण मन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया है। इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही गाया था। ठीक है, ये आपका अधिवेशन महत्वपूर्ण था 1911 का। चलिए भाई, 1911 के बाद 1916 सबसे महत्वपूर्ण है। टेट में एक क्वेश्चन आया था 1916 वाले से। ठीक है, जिन लोगों ने पेपर देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। इसमें बड़ी ही विचित्र बातें आ गई थी 1916 के अधिवेशन में। 1916 के अधिवेशन को हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। यही बात पूछी गई थी। क्यों? क्योंकि इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था, इसलिए 1916 के अधिवेशन को हम लखनऊ समझौता कहते हैं। ये है लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी मजूमदार, केसी मजूमदार अर्थात अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस अधिवेशन में नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग एक हो गए। इसे दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। वो क्या है कि नरम दल गरम दल एक तो हुए, ठीक है, और नरम दल गरम दल को या फिर कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन मिल गया। क्या मिल गया? समर्थन मिल गया। ये भी आता है, ये भी पॉइंट्स हो सकता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही है। ठीक है, अगला जो पॉइंट बनेगा वो क्या हो सकता है? एग्जाम में आ चुका है टेट में। ठीक है, उसमें यही था कि वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसे देखिए लखनऊ अधिवेशन को हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इसे हम लखनऊ समझौता भी कह सकते हैं, लखनऊ समझौता भी कह सकते हैं। ये किसके प्रयास से हुआ? तो आप एनी बेसेंट या नरम दल के रूप में एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और गरम दल के तरफ से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बेचारे कभी पूरे कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष भी नहीं बन पाए, उसके बावजूद भी इनकी दरिया दिली को क्या कहा जाए, है गरम मिजाज के आदमी। ये देखिए, इन दोनों लोगों के प्रयासों से नरम दल और गरम दल एक हो गया। एग्जाम में पूछा गया है, एक हो गया। ठीक है, 1916 में सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, इसी समय देख लेते हैं। वो भी प्रश्न क्या था कि आजादी से पूर्व हम पढ़ दे रहे हैं, आजादी से पूर्व कुल कितनी महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन था 3, 2, 4, 1। हालांकि इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 3 हो जाएगा। अब कौन कौन सी थी उसको हम एक लिस्ट बना लेते हैं, कहना ना रहे, जिससे हो सकता है एग्जाम में आ जाए आगे चल के। तब क्या होगा भाई? पेट में आगे चल करके ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। देखते हैं, पहले तो है 1917, फिर है 1925, फिर है 1933। ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1916 में एनी बेसेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया। 1916 में एनी बेसेंट ने बहुत अच्छा काम किया, नरम दल गरम दल एक हो गए। इसीलिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बना दिया गया? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को हम कह सकते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये भी पूछा जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 17 में 8 जोड़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 25, और 25 में 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं का जो अध्यक्ष पद का अंतराल है वो कितने कितने वर्ष का है? 8 वर्षों का है। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ,
और कानपुर में डकैती भी हुई थी, 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है, 1925 में। कानपुर अधिवेशन, इसमें श्रीमती सरोजनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया। इनके बारे में हम कह सकते हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष तो एनीवे से प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। 33 में कौन है? 33 का अधिवेशन फिर पुनः कलकत्ता में हुआ 8 वर्ष बाद, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ये 3 महिलाएं हैं जो अभी तक अध्यक्ष बनी हैं, और इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी नलिनी। ये तीसरा नाम तो कठिन है, 2 तो सबको पता होगा भाई, नलिनी सेन गुप्ता, ये ठीक है, तीसरा नाम है। दूसरी भारतीय, तीसरी महिला, 8-8 वर्ष के अंतराल पर पहली महिला कलकत्ता में, प्रथम भारतीय कानपुर में, दूसरी भारतीय फिर कलकत्ता में, 8-8 वर्ष के रोम में बनी, ठीक है, सही है। खत्म होने ही वाला है, खींचा जा रहा है भाई। आइए, एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो बीच में है, उसको हम देखेंगे 1924 का अधिवेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। क्यों है भाई? 25 देख लिए, 17 देख लिए, 16 देख लिए, उसी के बीच में 20 का भी हमने नहीं लिखवाया, उसमें नागपुर सेशन था, उसको हमने नहीं लिखवाया है। सी विजय राघवाचार्य उसके अध्यक्ष थे, 78 पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन 1924 का महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। ये अधिवेशन जो हुआ है ये भी कलकत्ता में हुआ है, कलकत्ता अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे। कौन थे? गांधी। यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। सॉरी, कलकत्ता नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये बेलगांव, बेलगांव कर्नाटक, दिमाग से बात निकल गई, कलकत्ता इतनी बार हो गया कि हमारे भी दिमाग में कलकत्ता ही बैठ गया। इसका सही है क्या है? बेलगांव कर्नाटक। अध्यक्ष कौन हुए? महात्मा गांधी हो गए। इसमें क्या महत्वपूर्ण याद रखनी है कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष हुए, पूरे कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ 1924 बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में अध्यक्ष हुए हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस अधिवेशन में 1924 बेलगांव कर्नाटक में अध्यक्ष हुए हैं। इसके पीछे की भी एक कहानी है, आपको याद होगा 1920, अभी हमने नागपुर अधिवेशन बोला था, क्यों बोला था? इसीलिए बोला था, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, यही महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? 1923 में, ध्यान दीजिए, 1923 में स्वराज पार्टी का या स्वराज दल का एक गठन होता है। कहां पे? इलाहाबाद में, आनंद भवन में, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया, ठीक, 1923 में। यही कारण है, और 1923 में स्वराज पार्टी क्या हो गई? विफल हो गई, यानी फेल हो गई। जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया था असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का, वो लक्ष्य क्या हो गया? विफल हो गया। इसीलिए 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। और गांधी जी चौरी चौरा कांड से बहुत ज्यादा दुखी थे, उन्होंने एक बात साफ कह दिया था कि हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए, अर्थात किस मार्ग पर चलना है? अहिंसा मार्ग पर चलना है। और यही कारण है कि 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में अहिंसा प्रस्ताव पारित किया गया,
इसमें सभी कांग्रेस सदस्यों को कसम खिलाया गया, शपथ दिलाया गया कि अगर कांग्रेस में रहना है तो आपको कोई भी हिंसक घटना नहीं करनी होगी। यही कारण बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं छुड़ाया। क्यों? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन, महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ है 1931 में, 5 मार्च 1931 में। और अगर चाहे होते तो गांधी जी को छुड़ा लेते, गांधी जी उनको छुड़ा लेते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उनके सिर्फ उनकी वकालत किए थे जो अहिंसा के पुजारी थे, जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे। गांधी जी सिर्फ उन्हीं की वकालत कर रहे थे, बाकी किसी की वकालत नहीं कर। उन्होंने बहुत सारे लोगों को छुड़ाया। गांधी इरविन समझौता में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान चल रहे मुकदमा या गांधी जी के इस समझौता के द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को महात्मा गांधी ने छुड़वा लिया था, लेकिन इनको नहीं छुड़वाए। कारण? क्योंकि अहिंसा प्रस्ताव। भाई अरे अहिंसा प्रस्ताव का ये मार हुआ है, ये असर पड़ा है कि लाला जी के सर पर लाठियों की बौछार हो गई है। वही लाला जी हैं जो गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, ध्यान दीजिए। वही लाला जी हैं जो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने के लिए इतना प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाए। 1907 के सूरत अधिवेशन में जूता से मारे हैं फिरोज शाह मेहता को, मार गिरा दिए, लेकिन नहीं अध्यक्ष बन पाए। गर्म मिजाज के आदमी थे। उसके बावजूद भी जब उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया, 1927 के साइमन कमीशन जब भारत में आया, 1928 में जब साइमन कमीशन बंबई बंदरगाह पर उतरा, लाला जी के सर पर लाहौर स्टेशन पर उसी के विरोध में बहुत लाठियां बरसाई गई, जिससे लाला जी की मृत्यु 17 नवंबर को हो गई। ठीक है, 17 नवंबर को लाला जी की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे। वहीं भगत सिंह थे, अन्य नेता भी थे, लेकिन किसी ने भी लाला जी के बात को खंडित नहीं किया, क्योंकि वो क्या कह रहे थे? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। 1924 हो गया, 25 ऑलरेडी हो गया, 26, 27, क्योंकि साइमन कमीशन का दौर था। ठीक है, 28 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनेंगे और महत्वपूर्ण लगा करके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लगा देंगे 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन एग्जाम में खूब प्रश्न यहां से दगा है। ठीक है, वो क्या क्या है देखते हैं। अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1928 वाले में मोतीलाल नेहरू हैं, जबकि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें क्या खास बात है यहां पे देख लेते हैं। यह पहला अधिवेशन है, यह पहला अधिवेशन है जिसमें, ध्यान दीजिए, स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ। इससे पहले हमने 1906 में क्या बताया? 1906 में बताया स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। यहीं पे अंतर देखना है। जब स्वराज शब्द कहेगा तो यहां लगेगा 1906 कलकत्ता, स्वराज प्रस्ताव कहेगा तो लाहौर अधिवेशन 1929 लगेगा। इसमें रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। ठीक है, और एक नई बात इसमें है, वो क्या है? हम सबने खुद को स्वाधीन घोषित कर लिया, स्वाधीन घोषित किया। अर्थात अंग्रेज हमें आजादी क्या देंगे? अंग्रेज हमें आजादी क्या देंगे? हम अपने आप को स्वयं आजाद करते हैं। ठीक है, क्या कर लिए? आजाद हो गए। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। ये भी पूछा गया है, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में सर्वसम्मत से 26 जनवरी का जो डेट है उसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये कब तक मनाया गया?
1930 से लेकर के 1947 तक। हम आजाद हुए 1947 में, कब? 15 अगस्त को। इसीलिए हमारा स्वतंत्रता दिवस क्या हो गया? 15 अगस्त हो गया। लेकिन 26 जनवरी का डेट खाली हो गया। यही कारण है जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ तो हम उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किए। ठीक है, किसी डेट को लागू किए? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारा मूल रूप से स्वाधीनता क्या है? 26 जनवरी है। एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, वो क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ष है जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1930। क्यों? क्योंकि 1930 में एक विशेष अधिवेशन है। ठीक है, कौन सा अधिवेशन है? विशेष अधिवेशन है। हम इसे विशेष अधिवेशन में नहीं काउंट कर सकते हैं। ये कब होगा? इसमें अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। जैसे अभी दे दिया जाए 1927, 1928, 1929, 1930। ठीक है, अब ऐसे में आपसे प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ष है जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो ठीक है, आपको 1930 मिलेगा, क्योंकि इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। क्लियर होगी बात? तो 1900 है 1937। ये है आपका फैजपुर, फैजपुर। ठीक है, अधिवेशन। इसमें महत्वपूर्ण बात एक ही बनती है, अभी तक एक ही आया ही है एग्जाम में, और इसके जो अध्यक्ष हैं, बहुत छोटा अधिवेशन है। इसके अध्यक्ष जो है वो जेएल नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि यह पहला अधिवेशन है, यह पहला अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है, गांव में आयोजित हुआ। एक बात ध्यान देना है, अभी 1924 का बेलगांव कर्नाटक हमने बोला है। हमने 1924 के अधिवेशन में क्या लिखा? ये बेलगांव ब्रैकेट में कर्नाटक में आयोजित हुआ। तो भैया बेलगांव में गांव लग जाने से ये अर्थ नहीं होता है कि ये गांव में आयोजित हुआ है। ये उत्तर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ये ऑप्शन में यही बात रखी रहती है। जैसे पहले वो लिख देगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ? पहले ही ऑप्शन में बेलगांव लिख देगा, गांव को आपसे कोड किया जाएगा और गलत उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? फैजपुर रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। 1937 के बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हुए थे, और 38 से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है 1939, जो पेट 2021 में भी पूछा गया है। पेट 2021 में क्या प्रश्न था? पेट 2021 में यह पूछा गया था कि 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो उसमें उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, इसमें लगा लीजिए 1939। ये कहां पे हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहां है? जबलपुर में है। जबलपुर कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? यस्सी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इसमें क्या है खास बात? इसमें खास बात यह है कि इस अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया, गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया, गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया को हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा। कैसी हार? अर्थात इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। पट्टाभ सीतारमैया किसके उम्मीदवार थे? गांधी जी के थे। अभी हमने लिख भी दिया, गांधी जी के थे उम्मीदवार। ठीक है, और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से इस इलेक्शन में हार गए। सुभाष चंद्र बोस से हार गए। उसके बाद 1900, देखिए 1939 का सेक्शन और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया, और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनकी जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया।
को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया। यही प्रश्न टेट 2021 में था, टेट 2021 में था। ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया। और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था के संस्थापक तो सुभाष चंद्र बोस होता है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जबलपुर यानी त्रिपुरी जबलपुर का कांग्रेस अधिवेशन कब हो? 1939 में। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से वह कौन सा कांग्रेस अधिवेशन है जिसमें गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभ सीतारामैया को हार का सामना करना पड़ा? तो त्रिपुरी जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? यही त्रिपुरी हो जाएगा, 1939। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे पुनः अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो भैया, 39 के बाद लास्ट कांग्रेस अधिवेशन है जो 1940 में हुआ था। इसके बाद ये सेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपका सारा प्रश्न जहां भी देखोगे लगभग इसमें से होगा। ठीक है, कोशिश किया गया है वीडियो बहुत बड़ी ना होने पाए, विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है, लास्ट कांग्रेस अधिवेशन है 1940। ये हुआ है रामगढ़ में। वो रामगढ़ नहीं, शोले वाला कह भी सकते हो। रामगढ़ है झारखंड में। कहां पे? झारखंड में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसमें खास बात क्या है कि ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। अभी तक अध्यक्ष 1 साल का होता था, हर साल कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष बदल जाता था। लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और 1940 से लेकर के और 46 तक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। इसलिए 6 वर्ष तक लगभग लगातार कौन अध्यक्ष बने रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर यही थे। ठीक, कौन सा अधिवेशन है? रामगढ़, झारखंड। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बेझिझक होकर के रेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।